स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक छोटा सा वीडियो हम आपसे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा, इसको हम चाहते तो हम लोग जब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे या कहीं भी अगर हमें लिखना होगा, ये जो हमारा ये टॉपिक है, किसी भी क्वेश्चन अमीनो एसिड से संबंधित कहीं कुछ लिख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। देखिए, मैक्सिमम हम लोग ये जानते हैं कि हमारा कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पर एक आप R लगा दीजिए, यहाँ पर एक अमीन ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दिया हमने। यहाँ पर ये R की जो वैल्यू है, मान लो R की वैल्यू को आप मेथिल रख दो तो एलाइनिन हो गया। CH2 COOH रख दो तो एस्पार्टिक एसिड हो गया। अगर इसको रखते हैं तो क्या होगा? अभी स्ट्रक्चर बना लेंगे, एलाइनिन हो गया। R की जगह यहीं CH2 COOH रख दीजिए तो ये हो गया एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो गया। यहीं पर एक CH2 और बढ़ा दीजिए, CH2 COOH, ये ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड। यहीं पर अगर R की जगह अगर H कर दें, केवल H कर दें तो ये हमारा ग्लाइसिन हो गया। यहाँ पर R बराबर H यहाँ करें, ऊपर H कर दिया तो ये हमारा ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये देखिएगा कि R की वैल्यू जो रखते जाएंगे, R की वैल्यू आपने ये रखा, R की वैल्यू आपने ये रखा। अब इसका हम चाहेंगे तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं सभी का अलग अलग। तो ये जो हमारा अमीनो, हम स्ट्रक्चर और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जितने अमीनो एसिड्स हैं, मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अल्फा अमीनो एसिड्स में क्या होता है? अमीन ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए, ये जो हमने बनाया है ये हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से ये अमीन ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारा अल्फा अमीनो एसिड्स हुआ। तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस में जब हम पेप्टाइड का, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलता है। ठीक है, जिसका हम जो कॉमन फार्मूला, ये तो हमारा सब में मैक्सिमम में कॉमन ही रहता है। ये वाली जो यूनिट है, ये यूनिट हमारी मैक्सिमम में कॉमन होती है। जो डिफर करता हो, कौन सा डिफर करता है? आर की वैल्यू अगर अलग अलग होगी तो जो हमारा अमीनो एसिड्स होगा वो भी अलग अलग होगा। तो हम एक बात लिख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स में कि अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन विच अल्फा अमीनो एसिड्स आर एमंग ऑल, ऐसे लिख लेंगे, सभी में से, एमंग ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर, अल्फा अमीनो एसिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अल्फा अमीनो एसिड्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ
ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स, तो जो प्रोटीन्स हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, ये हाइड्रोलिसिस के बाद अल्फा अमीनो एसिड्स देते हैं। और अल्फा अमीनो एसिड्स में जो अमीन ग्रुप होता है, वह अमीन ग्रुप, ये अल्फा अमीनो एसिड्स में जो हमारा अमीन ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, कि अमीन ग्रुप्स हम ऊपर लिख देते हैं कि अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बनेट, अटैच टू अल्फा कार्बन एटम्स। तो जो अमीनो ग्रुप है वो कहां से अटैच होगा? अल्फा कार्बन से होगा। अच्छा, सभी अमीनो एसिड्स में एक्सेप्ट आर ग्रुप को छोड़कर स्ट्रक्चरल यूनिट सेम होगी। इन ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स except R group structural unit is same. The nature of amino acid, nature of amino acid depends on the R group. आर ग्रुप पर डिपेंड करेगा। यदि आर की वैल्यू एच है तो क्या हो गया? हमारा ग्लाइसिन हो गया। क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। आगे चल के बताएंगे कि यही एक है जो कायरल नहीं है, बाकी सभी कायरल होते हैं। एच COOH, आर की जगह आपने क्या रख दिया? एच रख दिया। ये हो गया हमारा ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन हुआ, इसमें ये कायरल नहीं है। आपने आर की जगह मेथिल रख दिया, एलाइनिन हो गया, CH3CN2HCOOH, ये बन गया एलाइनिन। ये बना एलाइनिन। आर की जगह आप CH2COOH रख दिया, COOH CH2COOH NH2, इसका नाम हो गया एस्पार्टिक एसिड बन गया। ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। आर की जगह है आपने HCNH2COOH, बस यहीं एक CH2 और बढ़ा दीजिए। जो एक CH2OH था वहां पर एक CH2 और बढ़ा देंगे, CH2CH2COOH हो गया। ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। तो देखिएगा आर पर ही डिपेंड कर रहा है कि हमारा अमीनो एसिड्स का नेचर कैसा होगा। तो अगर आर बदलेगा तो अमीनो एसिड्स का नेचर भी बदल जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा अमीनो एसिड्स की बात। अब हम ये कह रहे हैं कि केवल इसको छोड़कर, इसको ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सभी में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम आपको? कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन
all amino acids, all alpha amino acids have chiral carbon, chiral carbon। तो जब कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इनेंशियोमेरेज में शो करेगा, यानी इनेंशियोमर होगा, इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो इसको छोड़कर बाकी सब में कायरल कार्बन होंगे, और जब इसमें कायरल कार्बन होगा तो ये इनेंशियोमर्स के रूप में एग्जिस्ट करेगा, एंड इट एग्जिस्ट या इट shows optical activity, it shows optical activity and shows and exist in enantiomers, in enantiomers। लेते हैं एग्जाम्पल, बनाते हैं एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो उस कंडीशंस में ये इनेंशियोमेरेज में शो करेंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, CnH2 COOH, सी मान लेते हैं एस्पार्टिक एसिड COOH। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको न्यूट्रल लेना है तो आप न्यूट्रल ले लीजिए, यहाँ CH3 कर दीजिए। ये थोड़ा सा आसान है, आप चाहे जो भी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 देखिएगा, दूसरा जो हमने बनाया है, अगर ये बना है तो इसका मिरर इमेज भी होगा, इसका आप मिरर इमेज बना दीजिए। जब मिरर इमेज बनाएंगे तो हो जाएगा CHOOCCH NH2CH3। अच्छा, अब यहां पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनेंशियोमर्स। ये कायरल कार्बन हुआ हमारा, ये कैसा हो गया, कायरल कार्बन हुआ। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इसलिए इनेंशियोमर हुआ। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, आप चाहे तो इसी में समझ लें, नंबरिंग करें 1 2 3, तो ये हो रहा हमारा क्लॉकवाइज, ये जो रोटेशन हो रहा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के, ये आपके मिरर इमेज हो गए और ये आपका इनेंशियोमर्स हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये एक इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग से निकाले गए हैं, फाइंड आउट किए गए हैं, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है यल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, अमीनो एसिड्स आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन प्रोटीन्स हैव, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, यल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें जो ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं उसमें जो मिलेगा वो यल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम दो स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका 3 डायमेंशन भी दिखा देंगे। द यल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द यल कॉन्फ़िगरेशन, हम दोनों में दिखाएंगे। मान लेते हैं, देखो ये ले रहे हैं हम, ये 3 डायमेंशनल में दिखा देते हैं और
मान लेते हैं यहाँ पर NH2 ले लीजिए, यहाँ H ले लीजिए, यहाँ COOH, यहाँ CH3। ये हो गया। प्रियॉरिटी देंगे तो 1, 2 और 3। प्रियॉरिटी आर्डर जब हमारे इस नॉमेनक्लेचर में पढ़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यस हुआ, यस का मतलब यल हुआ। जब फोर्थ ग्रुप नीचे हो और उसके एटॉमिक नंबर के आधार पर आप प्रियॉरिटी आर्डर देते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसलिए पहले प्रियॉरिटी आपने इसको दिया। कार्बन का इससे कम है, इसलिए दूसरी प्रियॉरिटी दिया। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा था, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, इसलिए आपने तीसरी प्रियॉरिटी दिया। और चौथा ग्रुप हमारा बिलो है, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये आपको यस मिला। ये प्रेजेंटेशन हुआ हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, आप इसको फिशर प्रोजेक्शन में भी दिखा सकते हैं। हम हाइड्रोजन को नीचे कर दें, NH2 ग्रुप कर दीजिए, COOH, CH3, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4। चौथा ग्रुप हमारा बिलो है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये भी हमारा यस हुआ। तो हमें लिख सकते हैं कि द L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि द L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी द L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ amino acids may be expressed by three-dimensional structure, by three-dimensional structure of थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसे हम वेज फार्मूला कहेंगे। वेज फार्मूला, थ्री-डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड टू-डायमेंशनल फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। टू-डायमेंशनल फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इस तरह से आप जो है ये आप दिखा सकते हैं। तो ये एक इस जो अभी हमने इस वीडियो में आज के बताया है, तो ये कहीं भी अमीनो एसिड्स में अगर लिखना होगा, आपको प्रोटीन में लिखना होगा, तो ये कॉमन मैटर है जो कहीं भी हम लोग किसी भी क्वेश्चंस में अमीनो एसिड्स या प्रोटीन के उसके टाइप्स, उसके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम अगला वीडियो लेकर आपके पास में जल्दी है। थैंक यू।